गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बीबीए फाइनल, बीसीए फाइनल एंड बीकॉम फाइनल एंड बीए फाइनल वाले बच्चों, आपका पेपर ड्यू है। जिनका पेपर ड्यू है उनके बारे में बता दूं, आपका एग्जाम 10 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है एनवायरमेंट साइंस का 7 AM पे। जिनका ये एग्जाम नहीं क्लियर हुआ उनको ये वाली डिग्री नहीं मिलेगी। उनका रिजल्ट रुक जाने के कारण उनकी बीएससी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। उनको नेक्स्ट ईयर ये एग्जाम देना ही पड़ेगा, तब जाकर के उनकी बीएससी कंप्लीट होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जने क्लासेस लगाओ और अपने एग्जाम को क्लियर करो। बात आती है जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं, जो प्रमोटेड बच्चे हैं सेकंड ईयर में, बच्चों आपके एग्जाम एलिमेंट्री एग्जाम तो होंगे ही, बाकी एग्जाम आपके ना हो भले, लेकिन जो बच्चे सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, चाहे वो बीएससी सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीए सेकंड ईयर, ऑल ऑफ सेकंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए बीएड सेकंड ईयर, इनके सारों के एग्जाम ओनली एलिमेंट्री वाले होंगे। चाहे एनवायरमेंट साइंस की बात कर लो, चाहे हिंदी की बात कर लो, चाहे इंग्लिश की बात कर लो, चाहे कंप्यूटर की बात कर लो। कंप्यूटर बीएड में नहीं आता लेकिन बाकी बीएससी में आता है। कंप्यूटर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, ईवीएस का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, इनकी भी क्लास होगी, इनका भी एग्जाम होगा। तो आप सारी क्लासों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, आपको सभी को पढ़ना है। बीएससी सेकंड ईयर जितने भी प्रमोटर बच्चे हैं उनको भी पढ़ना है ईवीएस, और जिनका पेपर ड्यू है बीएससी फाइनल वाले बच्चों आपको भी पढ़ना है। आपका पेपर तो 10 अक्टूबर को है, ओनली फाइनल वाले बच्चों का पेपर 10 अक्टूबर को है। ओके बच्चों, स्टार्ट करें। अपना टॉपिक का जो नाम था वो था एटमॉस्फेयर। हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे थे, वायुमंडल के बारे में बात कर रहे थे। वायुमंडल के टोटल मैं लेक्चर जो करवा चुका हूं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में मैंने कंप्लीट एटमॉस्फेयर टॉपिक करवा दिया आपको। बच्चों मैं आपको टॉपिक भी करवाऊंगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, इसलिए सारे बच्चे क्लास लगाओ, आपको बहुत बढ़िया इंटरेस्ट आने वाला है। आगे चलते हैं तो मैं समझा दूं आपको। डेली आपकी 5 PM पर आपकी क्लासें होंगी। डेली 5 PM पर शाम को 5 बजकर आपकी क्लासें होंगी। 10 अक्टूबर को एग्जाम है बीएससी फाइनल, बीबीए फाइनल, बीकॉम फाइनल, बीए फाइनल वाले बच्चों का, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे अगर उन्होंने क्लासें डेली लगाई तो। बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, तो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर आप भी डेली क्लासेस लगाओ। बीसीए वाले बच्चों आप भी क्लासेस लगाओ। तो हम टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। ये टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर, पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चंस यहां तक हो चुके हैं अपने। बताता हूं आपको, यहां तक हमने काम कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चंस का मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या होगा। शाबाश। इंडिया अकाउंट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द टोटल लैंड, यानी पूरे वर्ल्ड की टोटल लैंड में से इंडिया की लैंड का कितना परसेंटेज है, भारत को कुल भूमि का कितना भाग है, भारत की भूमि कुल भूमि का कितना भाग है, यानी पूरी दुनिया की जितनी भूमि है ना, भूमि का क्षेत्रफल है ना, उतने में हमारा क्षेत्रफल कितना है, उसका प्रतिशत क्या है। व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द इंडिया लैंड ऑफ द एरिया ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया की जितनी धरती है, जितना क्षेत्रफल है, उसमें हमारा क्या हिस्सा है। आंसर आता है 4%, 1%, 2.4%, 3.6%, 4%, 1%, 2.4%, 3.6%। बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले अपने फैक्ट जानते हैं। फैक्ट क्या करने जा रहे हैं। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी जो इंडिया है ना, वो 7th लार्जेस्ट एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया के हिसाब से हम 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। 7वां, यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा जो है कंट्री है। हमारी वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे दूसरे नंबर पर हमारी जनसंख्या आती है। अगर हम कंपैरिजन करें, फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना। अगर हम करें, चाइना आता है फर्स्ट नंबर पे, किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। ओके, तो अब बात करते हैं कि टोटल एरिया कितना है इंडिया का, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें स्क्वायर माइल की फॉर्म में
12,69,219 स्क्वायर माइल की फॉर्म में। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम वर्ग मील की बात करें तो 12,69,219 वर्ग मील है। ओके, यहां तक बात आती है। अगर हम बात करें फ्रैक्शन की बात करें कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय इंडिया, पूरे वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया है ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हमारा क्या फ्रैक्शन है जो कवर्ड बाय इंडिया, जो इंडिया कवर्ड कर रहा है। दुनिया के कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल का हमारा कितना हिस्सा है, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ इंडिया, हमारे भारत का कितना हिस्सा है, उसकी बात करने जा रहे हैं। द टोटल एरिया ऑफ द इंडियन लैंड मास इज अराउंड 3.28 मिलियन किलोमीटर। बिल्कुल हम बात कर चुके हैं। दिस इंप्लाइज दैट द टोटल एरिया ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2% बच्चों आंसर आ गया, 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो जितने ज्योग्राफिकल भूगोल वेता बैठे थे ना, उन्होंने निकाला एरिया, कैलकुलेट किया, तो हमारी जो परसेंटेज निकल के आई 2.4% निकल के आया, जो कि 7th लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। भारत द्वारा कवर भारतीय भूमि कुल पृथ्वी का लगभग 3.28 मिलियन किलोमीटर क्षेत्रफल है। पता है हमें, इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी के कुल प्रतिशत में भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत लगभग 2.4% है। आंसर आ गया बच्चों, क्या इसका आंसर हुआ 2.4, मतलब सी आंसर है हमारा, टिक कर दो इसको। ओके, चले आगे। जो बच्चे नए ऐड हुए हैं उनको बता दूं कि आपका ये पेपर एनवायरमेंट साइंस का पेपर है, इसको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। ये पढ़ना कंपलसरी है, ये पेपर इसको बोलते हैं कंपलसरी। इसके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन आपको क्वालिफाई करना, क्वालिफाई का मतलब होता है पास करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर में पास नहीं हुआ तो आपको सेकंड ईयर में पास करना पड़ेगा, सेकंड ईयर में पास नहीं हुआ तो आपको थर्ड ईयर में पास करना पड़ेगा। अगर आपका थर्ड ईयर में पास नहीं हुआ तो आपको एग्जाम देकर के ही खेड़ा छुड़ाना पड़ेगा, पीछा छुड़ाना पड़ेगा, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। तो विच वन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा बच्चों, विच गैस इज पॉल्यूटेंट एंड बेनिफिशियल टू लाइफ। निम्न में से कौन सी गैस प्रदूषक है और जीवन के लिए आवश्यक भी है? बताओ बच्चों फटाफट कमेंट सेक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाई मतलब दो, डाइऑक्साइड O2, ऑक्सीजन CH4, मैथेन O3 मतलब ओजोन गैस। ऐसी कौन सी गैस है जो एज ए पोल्यूटेंट भी काउंट होती है, जो प्रदूषण भी फैलाती है और जीवन के लिए आवश्यक भी है? जल्दी बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा बच्चों, शाबाश बताओ। बिल्कुल आंसर आ रहा है बच्चों का ए। नहीं बच्चों, डी गलत है, डी आंसर नहीं होगा इसका। कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, इसका आंसर ए है। ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों है इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड? इसका रीजन बताता हूं बच्चों, सबसे शानदार रीजन इसका मैं बताने जा रहा हूं। आपको एक बात बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, आपको बताने जा रहा हूं। आप क्या करते हो, आपने कोई गैस इनहेल की, आप कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस, जो कि हमें वातावरण में मिलती है। कहां मिलती है? सराउंडिंग में, हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? 20.04% हमें मिलती है। ये एनवायरनमेंट के अंदर 20.04% है ना। और ये हमारे लिए जीवनदायिनी, लाइफ सर्वाइविंग गैस है। इसके बिना हम लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते बच्चों। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है तब जाकर के हम सर्वाइव करते हैं। किसी को पर्यावरण का महत्व समझाना हो, किसी को एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस समझानी हो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण का महत्व क्या है, उसको बोलना कि 1 मिनट के लिए नाक बंद कर ले अपनी, पता लग जाएगा कि पर्यावरण का महत्व क्या है। ये महत्व है। आप 1 मिनट के लिए नाक बंद करके देख के कोशिश कर सकते हो, पता लग जाएगा पर्यावरण का महत्व क्या है। मतलब आप जीवन जी नहीं सकते बिना ऑक्सीजन के, समझे बात को। पर आपने करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है, मैं बोल रहा हूं एक नॉर्मली करना नहीं, कहीं तुम करने बैठ जो पता लगेगा कि कुछ हो गया, करना नहीं है बच्चों। हमने सिंपल सी बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाती है ना, वाया ब्लड। हमारे जो है ना ब्लड एज ए कैरियर काम करता है, हमारे ब्लड में जाती है और हम उसके बदले में हम CO2 बाहर रिमूव करते हैं। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या काम करती है ये बातें बताऊंगा कभी बाद में, लेकिन CO2 का हमारी बॉडी उसको क्या करती है? एक्सहेल करती है, त्यागती है। O2 को ये इनहेल करते हैं। ये CO2 कैसे फायदेमंद है वो बताने जा रहा हूं बच्चों में, सिंपल सी बात है।
CO2 जो हमने रिमूव की है ना, इसी CO2 को जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं। कैसे यूटिलाइज करते हैं वो तुम्हें बताता हूं बच्चों। शाबाश, बने रहो सारे बच्चों, आ जाओ, वीडियो का लिंक शेयर कर दो, बच्चों को बोल दो कि क्लास में आ जाओ सारे जने, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको क्लास में। सिंपल सी बात है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने रिमूव किया अपनी बॉडी से, एक क्वेश्चन आता होता है कि आप कितनी परसेंट कार्बन डाई मतलब 2 ऑक्साइड को एक्सहेल करते हो, अपनी बॉडी से रिमूव करते हो, यानी उत्सर्जित करते हो, एक्सक्रीशन करते हो। मैंने ऑक्सीजन गैस ली, मैंने CO2 को बाहर रिमूव कर दिया, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 रिमूवल बाय योर बॉडी, आप अपनी शरीर के द्वारा, अपने लंग्स के द्वारा कितने प्रतिशत CO2 को बाहर निकालते हो? तो आंसर क्या आएगा? 4, अप्रोक्सीमेटली 4%, 4% ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकालते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपके BA के एग्जाम में, BSc के एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला, समझे बात को? क्वेश्चन आता होता है। अब CO2 का यूटिलाइज क्या करता है? CO2 का यूटिलाइज क्या करता है? हमारे ना सूर्य भगवान ने एक बड़ी क्वालिटी दी है, अगर ये सन ना होता ना, ये सूर्य ना होता तो हम लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाते। इस सन से सन एनर्जी निकलती है, उस सन एनर्जी का यूटिलाइज करता है कौन करता है बच्चों? सन एनर्जी को यूटिलाइज कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स के अंदर एक क्वालिटी होती है सन एनर्जी को फिक्स करने की। प्लांट्स के अंदर एक क्वालिटी होती है सन एनर्जी को फिक्स करने की। वो करता कौन है? वो करता है क्लोरोफिल। उसका नाम क्या है बच्चों? क्लोरोफिल। उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरो, बच्चों आपको विजिबल हो रहा है ना ये रेड कलर? कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, हरे रंग के क्यों होते हैं? तो कारण क्या देना है आपने? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्वालिटी के कारण ही इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। पौधों का रंग, पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगर हम बात करें कि सन एनर्जी को ये फिक्स करने का काम कैसे करता है, ये सन एनर्जी की इसके अंदर क्वालिटी होती है क्लोरोफिल के कि ये इसकी सन एनर्जी को फिक्स कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, और इसी क्लोरोफिल का यूज करते हुए प्लांट्स CO2 के साथ और वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? C6H12O6। इसका मतलब क्या है? एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज बोलते हैं इसको। सर ये ग्लूकोज क्या होता है, हमारे लिए क्या फायदेमंद है? इसमें क्या मिलेगा बच्चों? जितने भी आप वेजिटेबल्स खाते हो, जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो, उसके अंदर क्या होती है बच्चों? उसके अंदर क्या होता है? जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो, जितने भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स, वो सारे के सारे ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। उसके अंदर ग्लूकोज होता है। कभी आप बीमार पड़ जाओ तो आपको पता है कि ग्लूकोज की बोतल आपको ड्रिप लगाई जाती है ग्लूकोज की बोतल की, तो वही होती है ये। और ग्लूकोज के हमारी बॉडी में फायदा क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना ये बात, CO2 को प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट की एनर्जी को, सन एनर्जी में लिखता हूं SE, मतलब सन एनर्जी को फिक्स करके ये प्लांट CO2 के साथ H2O के साथ मिलकर के, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के ये क्या बनाते हैं? C6H12O6 वाली संरचना, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। इस संरचना को C6H12O6 क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या काम करता है? हम जैसे उसको इनहेल करते हैं, ग्लूकोज को ईट अप करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, चपाती खाते हैं ना, ईट अप करते हैं, तो हमें एनर्जी रिलीज मिलती है। वो कैसे मिलती है वो बताने जा रहा हूं। तो CO2 का बच्चों फायदेमंद हुआ ना। अगर CO2 ना होती जीवन में तो आपको ग्लूकोज नहीं मिलता, वेजिटेबल नहीं मिलती, अनाज नहीं मिलता, व्हीट नहीं मिलती, पिज्जा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। समझे बात को? तो CO2 यहां इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, CO2 ना, आप जब भी व्हीकल चलाते हो, तो व्हीकल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है कुछ अमाउंट्स में, सम अमाउंट्स में। तो ये पॉल्यूशन फैलाने का काम भी करते हैं, लेकिन ये मेन पॉल्यूटेंट गैस नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है बच्चों, इसको नोट कर लो। ये सारी बातें तुम्हें समझ में आई ना? सारी बातें मैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्रूफ कर रहा हूं कि ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल और कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। तो मैं बता रहा था कि व्हीकल के अंदर जब भी आप व्हीकल चलाते हो ना, व्हीकल में कुछ गैसें निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये काफी गैसें निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही एक कार्बन डाई मतलब 2 डाइऑक्साइड निकलती है। ये एक ये वहां पर क्या फैलाती है? पोल्यूशन फैलाती है, लेकिन इसको मेन पॉल्यूटेंट गैस में काउंट नहीं करते।
इसको मेन पोल्यूटेंट गैस में काउंट नहीं करते, बस ये थोड़ी सी मात्रा में नेग्लिजिबल लेवल पे ये पोल्यूशन फैलाती है, बहुत कम है, बहुत कम इसका इफेक्ट होता है, लेकिन इसको मेनली पोल्यूशन गैस के अंदर काउंट नहीं करते। इसको कौन सी गैस के अंदर काउंट करते हैं? ग्रीन हाउस गैस। ये सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन ये आता होता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो हरित ग्रह वाली गैस होती है? हरित ग्रह गैस का नाम बताओ, हरित ग्रह गैस का नाम बताओ। सबसे मुख्यतः हरित ग्रह गैस, मेनली ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ मेन ग्रीन हाउस गैस? तुम क्या बोलोगे सर? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सर ग्रीन हाउस का मतलब क्या बता दिया आपने? ये नया टॉपिक है, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा तभी करवाऊंगा। बच्चों समझे? तो CO2 हमारे लिए पॉल्यूशन भी फैलाती है, CO2 हमारे लिए बेनिफिशियल भी, क्योंकि वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है ना, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है, इसलिए हमारे लिए बेनिफिट है। बच्चों जितनी लाइनें मैं बोल रहा हूं ना, मेरी लाइन वन लाइन के अंदर आपको आंसर मिलेगा। इसको सारी बातों को सुनते जाओ, करते जाओ, तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई। बच्चों कोई डाउट हो तो मुझे पूछो फटाफट। तो बच्चों एक बात और बता दूं, ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज को आपने ईटअप कर लिया, C6H12O6। मान लो आपने खाना खा लिया, अब खाने को पचाने का काम कौन करता है? डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? इसको मेटाबॉलिक यानी इसको उपापचय, इसको पचाने, इसको डाइजेस्ट का काम कौन करता है? हमारे अंदर वो काम करती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही इस बिग मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है ताकि हमें एनर्जी मिले। इसका ऑक्सीजन मतलब ये O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बनाता है? E फॉर एनर्जी, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते। मान लो मैं आपको बोल करके पढ़ा रहा हूं, तो मुझे मेरे बोलने में मेरी एनर्जी लग रही है, तो मैंने ग्लूकोज यानी चपातियां खाई हुई हैं, मैंने काफी कुछ खाया हुआ है, जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन गैस उसका क्या करेगी? उसको डाइजेस्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, जिसको मैं एक्सहेल करूंगा, अपने बॉडी से रिमूव करूंगा, जिसका यूज करेंगे प्लांट्स। इसका यूज क्या करेंगे? प्लांट्स। और प्लांट्स क्या बनाएंगे इससे? CO2 से मिलकर क्या बनाएंगे? CO2 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल प्लस सनलाइट मिलकर के, सनलाइट SN सनलाइट ने सूर्य के प्रकाश से मिलकर के दोबारा ग्लूकोज बना देंगे, C6H12O6 बना देंगे। बच्चों बात समझ आ रही है ना मेरी? तो ऑक्सीजन का रोल देखो बच्चों, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का O4 ऑक्सीडेशन करती है। O4 ऑक्सीडेशन, O4 ऑक्सीकरण करने का काम करती है। अगर ऑक्सीकरण को सिंपल वर्ड्स में समझे, सिंपल कॉमन वर्ड्स में समझे, सामान्य शब्दों में समझे, तो ये हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। ये हमारा भोजन है, ये हमारा फूड पार्टिकल है, जिसको डाइजेस्ट करने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और H2O बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम एक्सहेल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है एनी केमिकल रिएक्शंस में, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, हमारी जैविक प्रक्रियाओं के अंदर। और मेन जो हमें मिला वो मिली एनर्जी। मेन क्या मिला हमें? एनर्जी मिली। समझे बच्चों बात को? अब बात आती है कि ब्लड का क्या रोल है? ब्लड का क्या रोल है? खून का क्या रोल है? खून बनता है हीमोग्लोबिन से। किससे बनता है बच्चों? हीमोग्लोबिन से। कभी आपने टेस्ट कराया हो तो बच्चे बोलते हैं मेरा तो सर 9 ग्राम खून रह गया, मेरा तो सर 12 ग्राम खून रह गया, मेरा तो 12 ग्राम, मेरा 14 ग्राम, मेरा बताऊं कितना है? मेरा 14.5 यानी 14.5 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन है मेरे अंदर। तो इसका मतलब मेरे अंदर खून ही खून है। हीमोग्लोबिन का मतलब ये है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर बनता है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो होता है ना, हीम, वो बनता है आयरन से। तो जितने भी बोलते हैं आयरन खाओ, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करो, तो ब्लड की वैल्यू बढ़ेगी, ब्लड की क्वालिटी बढ़ेगी। समझे बात को? तो यहां पर ब्लड का रोल क्या है? ब्लड एज ए व्हीकल काम करता है। क्या करता है बच्चों? ब्लड एज ए व्हीकल काम करता है, एज ए ट्रक काम करता है। ट्रक, ये मैंने गाड़ी बना दी, गाड़ी। ये अपने अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन को बिठा करके आपकी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाता है, सरवाइव करता है। ये सर्विस का काम करता है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी प्रत्येक कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाता है। सर ऑक्सीजन को पहुंचाना क्यों जरूरी है? आप अगर ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाओगे अपनी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल के अंदर, हमारी जो शरीर है वो सेल से मिलकर बना होता है।
ईच एंड एवरी कोशिका के अंदर ये नहीं पहुंचाएगा तो हमारी कोशिकाएं काम नहीं करेंगी, हमारी सेल्स काम नहीं करेंगी, हम ढंग से किसी को देख नहीं सकेंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे। तो क्यों? क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी नहीं बनेगी ना बच्चों, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिना ऑक्सीजन के। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाना है, CO2 बनानी है, H2O बनानी है, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एनर्जी बनानी है, तो विदाउट ऑक्सीजन नहीं बनेगा। समझे बात को? तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए कि ऑक्सीजन का कैरियर कौन होता है, कैरियर कौन होता है ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, वाहक। तो आंसर क्या बोलोगे? ब्लड, हीमोग्लोबिन। क्या बोलोगे आप? आंसर ब्लड, जो हमारे ईच एंड एवरी पार्ट, हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, रीच आउट करवाता है उसको। समझे बात को? तो बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए मैंने, तो आंसर हुआ इसका बच्चों ए, टिक कर लो। सारी बातें कॉन्सेप्चुअल समझाई हैं। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करता हूं ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच वन ऑफ दीज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, N2O, CO। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया, ये क्वेश्चन ग्रीन हाउस इफेक्ट में आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन के लिए बना हुआ है बच्चों के यहाँ के नाम है CFC। और CFC यहां पर क्या रोल है मैंने आपको बताया हुआ है। CFC का रोल बताओ बच्चों क्या है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। व्हाट इज रोल ऑफ CFC? क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसको बोलते हैं क्लोरो फ्लोरो फ्लूओरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। इसका क्या रोल है बच्चों? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। फटाफट चैट सेक्शन में बताओ कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन कैसे हमारे लिए हार्मफुल है, कैसे हमारे लिए हानिकारक है। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? सब समझ में आ रहा है? इसका आंसर दो बच्चों, शाबाश। ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी। हाँ बच्चे आंसर दे रहे हैं कि सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ना, वो हमारी जो है ना, जो हमारी आगे आने वाला स्क्रीन पे आने वाला, अभी रुको वेट करो, हमारी ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मैंने कल करवाया था आपको कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है, ये हमारी कौन सी गैस को, कौन सी लेयर को खराब करती है? ये आपकी कौन सी लेयर को खराब करती है? जल्दी बताओ बच्चों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है हमारी ओजोन लेयर को इफेक्ट डालती है, हमारी ओजोन परत को प्रभावित करती है। अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें प्रकाश से आएंगी और हमें काफी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएगी और हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है। इसलिए इसको रोकने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्त्राव को, सिक्रीशन को रोकना पड़ेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए हमें पुराने जमाने वाले रेफ्रिजरेटर यूज नहीं करने पड़ेंगे, हमें पुराने जमाने वाले विंडो एसी को यूज नहीं करना, हमें नए टाइप के एसी और नए टाइप के रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को यूज करना है, तब जाकर के हमारा बेनिफिट होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने पूर्णतः प्रतिबंध यानी फॉरबिडन कर दिया है, इसको बिल्कुल नहीं बनाया जाता। समझे बात को? तो ये बात एक एक्स्ट्रा बात बताई मैंने आपको। इसका आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? जल्दी बताओ फटाफट, ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए CO2, बी ऑप्शन CFC, सी ऑप्शन N2O, डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। फटाफट बच्चे इसका आंसर बताने। डी। शाबाश शाबाश बच्चों, डी इसका आंसर कैसे हुआ? क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या बताऊंगा आने वाले टाइम में, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट गैस है, सबसे मेन पोल्यूटेंट गैस है, ये सबसे मेन मुख्य प्रदूषक गैस। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मेन पोल्यूटेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर? पूरे वायुमंडल में मुख्यतः प्रदूषक फैलाने वाली गैस का नाम बताओ। क्या बोलोगे आप? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके बच्चों, ये कार्बन CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, CFC ग्रीन हाउस गैस है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार की हरित गृह हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ये तीनों ग्रीन हाउस गैस में काउंट होती हैं। तो काफी क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, आपको ग्रीन हाउस गैस भी याद हो रही है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? CO2, CFC, N2O। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ग्रीन हाउस इफेक्ट तो समझाओ। ये आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा आपको, चिंता क्यों करते हो?
समझे बात को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए मेन पोल्यूटेंट गैस, और सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है बच्चों, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मुख्यतः हरित गृह गैस कौन सी है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए। ऐसी कौन सी गैस है जो आपकी ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है, ओजोन लेयर पर हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही है, उस गैस का नाम बताओ। शाबाश, जल्दी बताओ फटाफट। तुम खुद लिख करके बताओगे तो तुम्हें याद रहेगा, इसलिए तुम्हें लिखवाता हूं चैट सेक्शन में। जल्दी लिख के बताओ। शाबाश, सारे बच्चे बताओ। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शाबाश। वर्ड ऑफ एनवायरमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है कि एनवायरमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम, ये जो एनवायरमेंट टर्म जो निकल के आई है वो कहां से निकल के आई है, वो टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है, और ये वर्ड कहां से निकल के आया है बच्चों। पहले इसका टर्म का मतलब क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। टर्म का मतलब होता है एनवायरमेंट का मतलब सराउंडिंग। एनवायरमेंट का मीन क्या होता है, SU सराउंडिंग। क्या मतलब होता है इसका बच्चों, सराउंडिंग, यानी सबसे परिवेश, यानी आपके आसपास वाला एरिया, इट इज सराउंडिंग, उसी को बोलते हैं एनवायरमेंट। ये वर्ड निकला है ए जर्मन, बी इटली, सी फ्रेंच, डी ग्रीक। एनवायरमेंट शब्द कहां से आया, इटली से है, जर्मन से है, फ्रांस से है या ग्रीक से है, ये बच्चों को आंसर आता होगा। बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर, जल्दी बताओ फटाफट चैट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। शाबाश, बिल्कुल सही, इसका आंसर है सी। बच्चे बोल रहे हैं फ्रेंच वर्ड, सर इट इज ए फ्रेंच वर्ड, यह एक फ्रांसीसी की, फ्रांस से आया हुआ शब्द है, फ्रेंच वर्ड है। बिल्कुल शाबाश बच्चों, चलते हैं आगे। द वर्ड एनवायरमेंट फैक्ट करते हैं इज डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच इज मीन सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर लाइक ह्यूमन बीइंग। बायोटिक मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग, जो सर्वाइव कर सकते हैं, लिविंग एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बीइंग प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। एंड ए बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, लाइट, एयर, वाटर, सोयल, जिसमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बच्चों एग्जाम क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज ए बायोटिक फैक्टर, व्हाट इज ए बायोटिक फैक्टर, व्हाट इज गिव्स नेम द ए बायोटिक फैक्टर। तो बच्चों बायोटिक उसको बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोटिक उसको बोलते हैं जो लिविंग होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, लिविंग जैसे अपने ह्यूमन बीइंग, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग संजीव है अपने, लिविंग ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रोब्स, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, जो कोवोइड, जितना भी आपने नाम सुना कोवोइड जो 19, ये भी एक प्रकार का कैसा है, कोवोइड 19 भी एक प्रकार का बायोटिक कंपोनेंट है। तो ए बायोटिक फैक्टर कौन कौन से, लाइट, जितने भी प्रकाश आ रहा है ये ए बायोटिक है, अजैविक है, एयर, वाटर, सोयल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज बायोटिक फैक्टर एंड ए बायोटिक फैक्टर। आगे बच्चों बात करने जा रहे हैं अपनी बात करने जा रहे हैं पर्यावरण शब्द, फ्रेंच शब्द एनिटस से बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास, हमारे आसपास में मानव जैसे पौधे, पशु, रेगाणु आदि, अजैविक कारक जैसे प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी। समझे बात को। जैविक तत्व में कौन आता है, मानव। हम एक जैविक तत्व हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। ऐसे पौधे भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पौधे भी CO2 को गेन करते हैं, पशु भी इसमें आते हैं, रेगाणु भी इसमें आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जैविक तत्वों में आते हैं। और जैविक तत्व में कौन आते हैं, प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी आदि। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक तत्व है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक तत्व है, ए कौन सा बायोटिक फैक्टर है। मैं बोलता हूं ह्यूमन बीइंग यानी मानव, ह्यूमन यानी मानव, बी ऑप्शन लाइट यानी प्रकाश, सी ऑप्शन सोयल मिट्टी, डी ऑप्शन वाटर। तो विच वन ऑफ द बायोटिक फैक्टर, जैविक तत्व कौन सा इनमें से, शाबाश, ह्यूमन, ए आंसर होगा इसका, शाबाश। तो लाइट एक नॉन बायोटिक फैक्टर है, ए बायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी अजैविक तत्व है। सोयल भी अजैविक तत्व है, वाटर भी एक अजैविक तत्व है बच्चों। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर आपको आ ही गया। आंसर क्या है, फ्रेंच वर्डों में करवा दिया मैंने, फैक्ट भी करवा दिया। हम पूरी बातों को फैक्ट वाइज करेंगे। ओके, चले आगे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इनिशिएटेड फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड। ग्लोबल हैंड वॉशिंग, विश्व हाथ धुलाई दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 2006, 2009, 2007। डी ऑप्शन यहां टाइप हो गया 2008।
या 2000 ए ऑप्शन 6, 2009, 2007, 2008, ये इन जनरल सी बात है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, लेकिन आपका कोरोना काल चल रहा है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों। तो 2008 के अंदर इसका आंसर होगा, 2008 के अंदर इसका हमें सबसे पहले हैंड वॉशिंग डे बनाया गया, यूएनओ के द्वारा क्वेश्चन आया हुआ है। द फर्स्ट ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे वाज हेल्ड इन 2008 व्हेन ओवर 120 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड वॉश्ड देयर हैंड्स विद सोप इन मोर देन 70 कंट्रीज। 70 से 70 मोर देन 70 कंट्रीज में 120 मिलियन लोगों ने, चिल्ड्रंस ने, बच्चों ने इस डे को मनाया था हाथ को धोकर के, हैंड वॉश कर करके। बच्चों मैं आपको भी ये बात बोलूंगा, आप जब भी घर आओ, यहां से भी बाहर जाकर घर आओ, अपने हैंड वॉश करो, खाना खाओ तो हैंड वॉश करो, जब सो तो हैंड वॉश करो। बच्चों एक बात और बोल दूं, जब भी आप ब्रश करते हो हमेशा याद रखना, सुबह उठते ही ब्रश कभी मत करो। जो बच्चा सुबह उठते ब्रश करता है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा बीमारियां होने वाली हैं, उसको बहुत ज्यादा डिजीज होने वाली है। ऐसा क्यों, मुझसे पूछना। हमेशा ब्रश सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए। ब्रश हमेशा कब करो, रात को सोने के टाइम, रात को नाइट में ब्रश करना चाहिए। कभी भी सुबह उठ करके ब्रश नहीं करना चाहिए। जो सुबह उठ करके ब्रश करता है उसकी लाइफ में बहुत सारी डिजीज होने वाली हैं, बीमारियां आने वाली हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बताऊंगा, मुझसे पूछना। पहला ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब बनाया गया, 2008 में, जब दुनिया भर के 120 मिलियन लोग 70 से अधिक देशों ने मिलकर बनाया। इसका आंसर क्या होगा, 2008। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। 11 जुलाई वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड एजुकेशन डे, वर्ल्ड एड्स डे। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व एड्स दिवस। बच्चों बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों, इसका आंसर बताओ क्या होगा। बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं सर, इसका आंसर होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है उसका नाम क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। एसिड रेन का मतलब क्या है, इंक्रीज। बच्चों ये टॉपिक नया आ गया, कुछ क्वेश्चन मैंने नए डाले हैं तो आपको बताने हैं। एसिड रेन का मतलब है ऐसी रेन जिसमें एसिड होते हैं। एसिड आपने कभी बचपन में पढ़ा हो कि एसिड का मतलब क्या होता है, जो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। जैसे कि आपका लेमन है, लेमन कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, आपने कभी खाया हो तो लेमन जो नींबू होते हैं वो एक प्रकार का एसिड है। एसिड जिसकी पीएच क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच जो आपकी एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करने में काम आता है, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। हमारी एसिडिटी को मेजर करने के लिए, हमारी अम्लता और क्षारकता को मापने के लिए एक स्केल आता है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपने बस यही जानना है कि पीएच स्केल का काम जो होता है ना, वो काम क्या होता है, वो काम होता है सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी को मेजर करना, बेसिडिटी को मेजर करना। अब ये होता है कि एसिड रेन टॉपिक आएगा तो आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी। इसका ए ऑप्शन है, इंक्रीज पीएच ऑफ सॉयल, डिक्रीज पीएच ऑफ सॉयल, डज नॉट चेंज पीएच ऑफ सोयल, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोयल। अगर नहीं आ रहा तो तुक्का मार देना, तुम्हें बाद में जो टॉपिक आएगा तुम्हें मैं बारीकी से इसको समझाऊंगा। ये देखो, डज नॉट चेंज, यहां ए कर लो चेंज, यहां पीएच कर लो पीएच। इंक्रीज पीएच ऑफ सोयल, डिक्रीज पीएच ऑफ सोयल, डज नॉट चेंज पीएच ऑफ सोयल, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोयल। अम्लीय वर्षा मृदा की पीएच को बढ़ाती है, मृदा की पीएच को घटाती है, मृदा की पीएच को नहीं बदलती, मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। बच्चों एक सिंपल सी बात बोलता हूं मैं कि जो किरण स्केल आपका 0 से लेकर के 7 और 7 से लेकर के 14, सुनते जाना कि 0 से लेकर के 14 तक का आपका पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल। अगर आपकी पीएच 7 है, कोई भी ऐसा कोई सिस्टम है जिसकी पीएच 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल, यानी वो उदासीन प्रकृति के, ना तो वो स्वाद में खट्टा होगा, ना स्वाद में वो कड़वा होगा, या ना तो वो बिटर होगा, ना वो खट्टा होगा। समझाई बात, न्यूट्रल। जैसे मान लो मैं बात करता हूं लेमन की, तो 7 से नीचे आने पर 1 2 3 4 5 एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 एक नंबर है। अगर 7 से नीचे आपकी पीएच आ रही है, मान लो मैं बोलता हूं सर इसकी पीएच तो 2 आ रही है, इसका मतलब वो एसिड है। 7 से नीचे आने वाले, 7 से लेस देन 7, जितने भी 7 की
पीएच स्केल में आते हैं लेस देन 7, 7 से नीचे आने वाले जितने भी नंबर, जितने भी पीएच आती है वो सारी की सारी कैसी पीएच होती है? एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। और 7 से ऊपर ग्रेटर देन 7 से ऊपर आने वाली जितनी पीएच होती है वो कैसी होती है? बेसिक होती है, बेसिक। अगर हम इसका स्केल दोबारा बनाएं, इसके स्केल को मेजर करें, पीएच को मेजर करें, आपने कभी नोट किया हो जब आप ज्यादा गंदी सब्जियां या कुछ गंदमंद बाजार से खा लेते हो तो आपके अंदर एसिडिटी रहती है। बच्चे बोलते हैं कि सर आज तो एसिडिटी होगी, आज तो मैं घर पे जाके इनो लूंगा या लूंगी, है ना। तो इसलिए अपनी एसिडिटी को दूर कौन करता है? इनो में क्या होता है? इनो एक प्रकार का क्या होता है? बेस क्षार, जो हमारी अम्लता को, जो हमारी एसिडिटी को क्या करता है? एसिड के साथ बेस रिएक्शन करता है और हमारी न्यूट्रल बन जाता है। हमारी बॉडी कैसे हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है, उदासीन हो जाती है। मतलब ना तो हमारी बॉडी में एसिड रहता है ना बेस रहता है और हमें दिक्कत नहीं होती। समझे बात को? एसिड हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो मैं बात कर रहा था पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। तो 0 से लेकर 7 तक जो होता है वो होता है एसिडिक। अगर उसकी वैल्यू आ रही 0 से लेकर 7 के बिटवीन, अगर 7 से 14 के बिटवीन आ रही तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बेसिक। उसको बोलेंगे B फॉर बेस, इसको बोलेंगे A फॉर एसिड, यानी ये अम्ल होगा और ये क्षारीय होगा। अब बता रहा हूं क्वेश्चन क्या होगा बच्चों। अब रेन एसिडिक है तो उसकी पीएच क्या होगी? बताओ बच्चों, इसकी पीएच क्या होगी? मृदा की पीएच क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? अगर एसिडिक रेन होती है तो या पीएच उसकी घटेगी या बढ़ेगी? मृदा की पीएच घटेगी, डिक्रीज होगी? जल्दी बताओ फटाफट ऑप्शन में। शाबाश, इसका आंसर होगा बी। बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर बी। बच्चे बात समझ में आई आपको? जब आगे एसिड रेन वाला टॉपिक आएगा तो आपको मैं और डीपली समझा दूंगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्ट टू रिमूव CO2 फ्रॉम एटमोस्फियर? ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो CO2 को रिमूव करने का काम करता है हमारे अर्थ से, हमारे वायुमंडल से, एटमोस्फियर से? फोटोसिंथेसिस, डिफॉरेस्टेशन एंड लाइटिंग एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से हटाने की कौन सी प्रक्रिया में होता है? हटाने का कार्य कौन सी प्रक्रिया में होता है? ए ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन वनों की कटाई, सी ऑप्शन आकाशीय विद्युत जब लाइटिंग होती है ना। वन को काटना मतलब डिफॉरेस्टेशन एंड जीवाश्म ईंधन को जलाना। बताओ बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है हमारे एरिया में, कैसे करेंगे? मैं कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड आती है एक तो व्हीकल से, एक जो अपने क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, अपने उत्सर्जित करते हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा जब उसको एक्सहेल किया जाता है। कितना? 4%, अप्रोक्सीमेटली 4%। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको यूटिलाइज बताया था कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल कैसे करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर जो होती है ना, नेचर में जो होते हैं प्लांट्स क्या करते हैं? इसके साथ करते हैं रिएक्शन। प्लांट्स इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? H2O के साथ मिलकर के, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के, प्लस सनलाइट के साथ, सन एनर्जी के साथ मिलकर के C6H12O6 बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। सर ये बात तो आप पहले बता चुके हो, दोबारा क्यों बता रहे हो? ये तो आप बात पहले बता चुके हो, मैं इसलिए बता रहा हूं। इस फिनोमिने को क्या बोलते हैं? ये सारी की सारी जो रिएक्शन है, जो सारी की सारी अभिक्रिया है, वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसलिए इसको बोलते हैं फोटो। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश के द्वारा बनना, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है बनना, प्रकाश संश्लेषण। अगर बात करें इंग्लिश में, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। फोटो की प्रेजेंस में किसी की सिंथेसिस होना यानी फोटोसिंथेसिस। इस फिनोमिना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। CO2 की प्लांट्स की प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है। ये ग्लूकोज ही हमारे लिए बहुत काम का होता है। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस फिनोमेना। इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कभी ना कभी। और ये काम क्या कर रहा है बच्चों? क्या काम कर रहा है ये? हमारे वातावरण से, हमारे वायुमंडल से CO2 को रिमूव करने का काम कर रहा है। चलिए आगे बच्चों। 17 क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ऑल फॉर्म ऑफ वाटर दैट कम्स डाउन ऑन अर्थ इंक्लूडिंग रेन, स्नो, हेल्स इज नोन एज। बच्चों जो आपके ओले गिरते हैं, हेल मतलब होता है ओले, हेल का मतलब क्या होता है? ओले गिरना। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले सादुल शहर में गिरे हैं, ओले गिरना। रेन का मतलब होता है बारिश होना, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। रेनफॉल, रेनफॉल का मतलब क्या होता है? बारिश होना।
ये जो बारिश होती है, जो बादल बनते हैं, जो ओले गिरते हैं, रेन स्नोफॉल जो होता है, हेलफॉल जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन, कैल्सिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन, फिक्सेशन। पानी के रूप में सभी रूप, जो वर्षा एक पानी का रूप है, बर्फ, ओले गिरना इत्यादि धरती पर जब गिरते हैं तो को कहा जाता है संचयन कहते हैं, कैल्सिफिकेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, स्थिरीकरण कहते हैं। बच्चों बताओ बच्चों इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? प्रेसिपिटेशन, कैल्सिफिकेशन, क्या बोलते हैं बच्चों बताओ इसको फटाफट। तो अपने फैक्ट देखते हैं, इसका आंसर फैक्ट में मिलेगा। रेन, स्नो, ETC दैट फॉल्स, दैट अमाउंट ऑफ दैट फॉल्स, बरसात, बर्फ, बरसात आदि के गिरना, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के एक बिग मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एज ए ड्रॉप, एज ए वाटर कंटेंट, एज ए रेनफॉल, एज ए वर्षा हमारी धरती पर गिरते हैं ओले बन करके। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के, छोटे छोटे अणु मिलकर के, छोटे छोटे कण मिलकर के, स्मॉल पार्टिकल मिलकर के एक बिग पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इस फिनोमेना को बोलते हैं, इट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं वर्षण। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्षण। अगर ज्योग्राफी में बात करें तो उसको बोलते हैं वर्षण। और सेकंड मीन होता है इन केमिस्ट्री के अंदर, इसके दो मतलब है। एक तो होता है प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है बरसात होना, रेनफॉल होना, बर्फ गिरना, स्नोफॉल होना, ओले गिरना, यानी है ना, उसको बोलते हैं अपने, है ना। तो लेकिन केमिकल प्रोसेस में इन विच सॉलिड मटेरियल इज सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड, जब एक सॉलिड फॉर्म को लिक्विड के साथ हम सेपरेट करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को द्रव से अलग किया जाता है उसको बोलते हैं अवक्षेपण। उसको बोलते हैं इट इज फिनोमिना नोन एज प्रेसिपिटेशन। इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। बच्चों समझ में आई सारी बातें? चलें आगे। लो आज अपने इतने करते हैं, 40 मिनट पूरे हो चुके हैं, बाकी मिलते हैं कल नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, नए क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, और नया टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आपको बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे वो पूछ सकता है। अभी मैं क्लास का एंड करने जा रहा हूं। शाबाश बच्चों, जुड़ते रहो। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों। ऑल ऑफ स्ट्रीम, BSc फर्स्ट ईयर, BBA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर, BCA फर्स्ट ईयर, BCA फाइनल, BBA फाइनल, BCom फाइनल। बाय बच्चों। BSc B.Ed सेकेंड ईयर, BA B.Ed सेकेंड ईयर। मिलते हैं BSc सेकेंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।